चलिए लास्ट हमने क्वेश्चन छोड़ा है कहाँ पे, 7, ये 7 हुआ है। आइए क्वेश्चन नंबर 8। The domain and range of, हमको एक ऑर्डर्ड पेयर का हिसाब दिया है सच दैट y is equal to x square, where x and y belongs to R, रियल नंबर। सोच लो किस प्रकार से। अच्छा, अब इधर ऑप्शन देख लेने का सामने से, क्योंकि ऑप्शन किस प्रकार से, उस हिसाब से हमको सॉल्यूशन के लिए आगे बढ़ना चाहिए, है ना। तो उन्होंने ऑप्शन में से रियल कॉमा नेचुरल नंबर, रियल कॉमा पॉजिटिव रियल, वॉट एवर विद आंसर एक्स और वाई के बारे में, डोमेन और रेंज के बारे में स्पेसिफाई किया है। तो अब आप क्लियर कट आइडिया ले लो कि एक्स क्या हो सकता है, वाई क्या हो सकता है, क्योंकि एक्स सब रियल नंबर है। रियल नंबर लाइन का हिसाब से कुछ भी हो सकता है, -2 -1, हाँ, सो ऑन। सो उसके आधार पे y का वैल्यू क्या हो जाएगा, क्योंकि -2 का 4 1 0, वापस 1 4। देखो मैं सबका स्क्वायर कर रहा हूँ ना, तो आगे चल के ये सबका स्क्वायर होते जाएगा इस तरह से। मगर पीछे कोई वैल्यू, जैसे कि नेगेटिव वैल्यू का भी स्क्वायर वही आने वाला है, तो रिपीट होते जाएगा। -2 का स्क्वायर भी 4 आया, 2 का स्क्वायर भी 4 आया। इन शॉर्ट ये सेट में क्या एलिमेंट रहना चाहिए, 0 1 2 3 4। कभी भी नेगेटिव वैल्यू अपीयर होना नहीं है, किसमें, y में, बिकॉज इट इज स्क्वायर्ड ऑफ x। तो दिस विल बी द फाइनल सेट ऑफ y, ऐसा यहाँ हमें पता चलता है। एंड दे आर ऑल्सो बिलोंग टू रियल नंबर। परफेक्ट, y मिला भी ना, तो इट इज ऑल्सो बिलोंग टू रियल नंबर, वो भी कंफर्म होता है। अब तुम जरा देख लो, इसके ऑर्डर्ड पेयर बनाओ। ऑर्डर्ड पेयर बनाने के हिसाब से x और y में एक साथ लिखूंगा, बराबर है। तो समझ लो -2 के साथ 4, -1 के साथ 1, 0 के साथ 0, फिर 1 के साथ 1, 2 के साथ 4 एंड सो ऑन, बराबर है। ये हो जाएंगे x और y का ऑर्डर्ड पेयर अकॉर्डिंग टू गिवन रिलेशन। और ये आप जरा अभी चेक करो, पहला वैल्यू सबका जो है वो मेरा डोमेन है। आपको पूछा है डोमेन, है ना। तो डोमेन डोमेन क्या आ जाएगा, तो ये -2 से ही नहीं होगा, आगे भी होंगे ना वैल्यू। तो सीधी बात है ना, दो हम करते हैं डोमेन को डोमेन, उसमें ये x होता है और ये y होता है, तो x का पूरा मामला है, यहाँ पे ले ही लो। x का पूरा हिसाब इधर पड़ा ही है, ये मेरे लिए डोमेन है। तो डोमेन रिप्रेजेंट्स व्हाट, तो ये सब नंबर क्या है, रियल नंबर है, ठीक है। तो एक बात तो पक्की हो गई, रियल डोमेन जो है वो रियल नंबर है, कॉमा उसके साथ रेंज। रेंज क्योंकि भाई जो ऑर्डर्ड पेयर हम लोग लिखते हैं उसके साथ जो दूसरा वैल्यू होता है वो उसका रेंज होता है ना। तो रेंज का सेट क्या हो गया, 4 1 0 1 4। हाँ, तो लिखने का मतलब रिपीट तो नहीं करना है हमको,
तो रिपीट नहीं करना है तो क्या हो जाएगा वो 0 1 4 एंड सो ऑन। तो ये सब वैल्यू भी जो आए रेंज में जो सब दिख रहा है आपको, वो किस कैटेगरी के हैं, किस कैटेगरी के हैं? इट शुड बी ऑल्सो रियल, इट शुड बी ऑल्सो रियल। लेकिन टू बी मोर प्रिसाइज, अच्छा अभी ये ऑप्शन तुमको दिखेगा सी, ये ऑप्शन तुमको दिखेगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये दोनों रियल ही है ना, दोनों रियल नंबर लाइन पे सब वैल्यू आते हैं, अपीयर होते हैं, तो ये भी रियल नंबर की कैटेगरी में है। बट इफ यू कंपेयर अदर ऑप्शंस, तो और कोई अच्छा ऑप्शन कौन बन सकता है, मतलब समझे ना, बेटर इससे आंसर क्या हो सकता है, दैट यू नीड टू फाइंड। कभी कभी देखो ये एमसीक्यू में ऐसा होता है, सब आंसर अपने को कभी कभी फेवरेबल लगते हैं, लेकिन आउट ऑफ ऑल आंसर्स वी नीड टू टेक द बेटर आंसर आउट ऑफ ऑल। सबसे मतलब सही कौन लग रहेगा वो उसको हम सिलेक्ट करने का पसंद करेंगे। तो इन दिस केस आप रियल नंबर जो रेंज के लिए बोल रहे हो सिर्फ, मुझे तो यहाँ रियल नंबर की कैटेगरी में जो मिल रहा है उसमें नेगेटिव तो नहीं मिल रहा है ना, बिकॉज रियल नंबर तो नेगेटिव भी इन्वॉल्व होते हैं रियल नंबर में तो, but here we are not getting real negative value in this real numbers in the range, तो उसको हम रिजेक्ट करेंगे। तो आई सपोज टू कंसीडर देन उसको फिल्टर करेंगे, तो ओनली देर इज अ पॉजिटिव रियल्स, ओनली देर इज अ पॉजिटिव रियल्स। so this is a real agreed, but I need to say positive reals, बराबर है। तो इसका और फिर हम ऑप्शन नंबर बी का हिसाब लगा देंगे। समझ रहे हैं आप लोग को? क्वेश्चन नंबर 9, let the domain and the range, sorry, let the domain x be the set 1। ले भाई, डोमेन दिया है, खाली 1 है उसमें, which of the following functions are equal to 1। फंक्शन, कौन सा फंक्शन नीचे ऑप्शन में दिए गए उसमें से फंक्शन वैल्यू 1 बनेगा? हाँ, फंक्शन वैल्यू क्यों लिखा कि तुमने बोला फंक्शन आर इक्वल टू 1, तो वो आंसर होगा, मतलब फंक्शन वैल्यू होगा। ये ऑप्शन देखेंगे पहले, और अपन डोमेन वाला वैल्यू इसमें डाल के देखेंगे ना, आंसर मेरे को 1 मिलता है क्या। ये बहुत इजी है, एक्स स्क्वायर जी ऑफ, साथ में दो फंक्शन दे रहे हैं लोग, ये दोनों फंक्शन सेटिस्फाई होना चाहिए। ऊपर क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला, फंक्शन, तो फंक्शन में कोई कौन सा फंक्शन स्पेसिफाई नहीं किया है, दोनों एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स कंसिडर हो जाना है। तो ये एफ ऑफ 1 क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर 1 आया ना 1, और जी ऑफ एक्स में जी ऑफ 1 भी 1 ही है, तो भाई इसमें आ गया दोनों। दूसरे ऑप्शन में एफ ऑफ ए करके कुछ भी दिया है, एफ ऑफ ए गलत तरीके से प्रेजेंट किया है, उसमें 1 पॉसिबल ही नहीं है, कोई कांस्टेंट है लेकिन ए का वैल्यू ऐसा अभी इधर कोई स्पेसिफिकली दिया नहीं है, अपने को फंक्शन बोला है फंक्शन। और जी ऑफ एक्स में 1 माइनस 1 होकर तो 0 हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन की बात कर रहा हूँ, वो तो गलत है। दूसरे में भी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू कुछ भी है, दूसरा आंसर आ जाएगा, आप डालोगे ना 1 आंसर कौन दे रहा है, दोनों ये फंक्शन के हिसाब से 1 आंसर आएंगे, तो इट इज इन ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, एफ ऑफ एक्स। अब ये सब सिंपल जैसा है, देखो जी एफ ऑफ एक्स वगैरह फंक्शन दिया है छोटा मोटा, और आपको बोलते हैं जो है फाइंड करो फंक्शन वैल्यू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, और फाइंड करने के बोलते हैं एफ ऑफ माइनस 1। सीधा खाली डालने का एफ एक्स में एफ ऑफ माइनस 1, सामने भी सब्स्टिट्यूट करो, माइनस माइनस 1 1 अपॉन 1 प्लस 1, दिस इज टू हाफ, ऑप्शन बी। चलो इसमें कुछ नहीं ज्यादा,
क्वेश्चन 11 ये जी ऑफ एक्स दिलेला आहे एक्स माइनस वन होल अपॉन एक्स और आपको पूछा है जी ऑफ माइनस हाफ। इसमें आपको जी ऑफ माइनस हाफ ढूंढने का है तो रख दो इसमें माइनस हाफ एक्स के जगह पे, इधर एक्स है उधर माइनस हाफ। अपॉन माइनस वन अपॉन टू, टू टू कैंसिल, माइनस थ्री अपॉन माइनस वन। मेरा साथ में करते रहे ना फटाफट तुम लोग, इसमें ज्यादा राह नहीं देखने को बोलता हूँ कि इजीली हो जाना है आपके लिए। एफ ऑफ एक्स वन अपॉन वन माइनस एक्स और साथ में दिया है जी ऑफ एक्स एक्स माइनस वन अपॉन एक्स। कॉग एक्स, ओहो, तो एफ ओ जी, इतना समझने का है। इसका मतलब हमको इस तरह से लिखने का, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, समझते हैं ये थोड़ा क्लियर मीनिंग बनता है। ये लिखने का जो सिस्टम है ये भी गलत नहीं है। पहले बाहर एफ है बाद में अंदर जी है, ऐसा फंक्शन के अंदर फंक्शन, मतलब कौन से फंक्शन के अंदर कौन सा फंक्शन, एफ के अंदर जी, ऐसा। तो मेरे पास जो एफ ऑफ एक्स है ना उसके अंदर ये जी ऑफ एक्स रख देने का, समझ में आया। एफ में जी रखने का, देखो दिखता है ना एफ के अंदर जी है ना। हाँ, इसमें कंफ्यूजन होता है कभी कभी बहुत से स्टूडेंट्स को, लेकिन ये ध्यान से आप करते हैं प्रॉपरली समझ के तो इसमें कौन सा फंक्शन रखने का वो दिक्कत होता है बहुत से को। तो एफ ऑफ एक्स का सहारा लूंगा, तो हमको एफ ऑफ जी ऑफ एक्स चाहिए। तो भाई जी ऑफ एक्स जो है ना वो हम एफ ऑफ एक्स में रखेंगे। तो चलो एफ ऑफ एक्स क्या है, वन अपॉन वन माइनस एक्स, तो जिधर एक्स है ना उधर ये जी ऑफ एक्स डालने का है, जी ऑफ एक्स का राइट हैंड साइड। तो क्या है राइट हैंड साइड जी ऑफ एक्स का, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स। ध्यान से समझ लेना, ये मैंने एक्स के जगह पे जी ऑफ एक्स सब्स्टिट्यूट कर डाला, इसमें सब्स्टिट्यूट कर डाला क्या पूरे एफ ऑफ एक्स में। आर गेटिंग। बस अब इसको सॉल्व करके आंसर लाने का बस। डिनोमिनेटर में एक्स माइनस एक्स प्लस वन होल अपॉन एक्स, एक्स ऊपर जाएगा, एक्स अपॉन एक्स कैंसल है तो आंसर बचेगा सिर्फ एक्स। दैट इज योर ऑप्शन ए। चलो नेक्स्ट भी आप लोग कर सकते हैं। 14 आपको ऐसे ही एक एफ ऑफ एक्स दिया है वन अपॉन वन माइनस एक्स और जी ऑफ एक्स दिया हुआ है
x माइनस वन अपॉन एक्स। गॉ क्या फाइंड करने का है? गॉ। अच्छा एक और बात बता देता हूँ, खाली उन लोग जी ओ एफ भी पूछेंगे ना तो भी इसका मतलब गॉफ एक्स या उसी का ही मतलब जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। एक बात ध्यान रखना, कभी भी कोई भी फंक्शन है वो एक्स के बेसिस पे है, तो एक्स उसका लिए रहना ही है। तो आप फिर इस तरह से नहीं दिखाओ या फिर इस तरह से दिखाओ, वो एक्स है इंडस अंडरस्टूड। तो कभी कभी ऐसा खाली जी ऑफ एफ भी ऐसा पूछ के बोल देते हैं लोग, तो वो अधूरा है या इनकम्प्लीट ऐसा नहीं बोल सकते, उसका एक स्टाइल है लिखने का, तो ना। तो ये हम तो इसका इस इजी मीनिंग इस तरह से लिखते हैं, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स बराबर। तो अब हमारे को पता चलता है कि जी में एफ डालना है, तो ये रहा मेरा जी। तो जिधर भी एक्स है उधर एफ ऑफ एक्स डाल देना है। तो ये देखें इधर एक्स है उसमें ये एफ ऑफ एक्स डाल देंगे, क्योंकि वन अपॉन वन माइनस एक्स, माइनस वन कंटिन्यू होल अपॉन नीचे एक्स, नीचे भी एक्स, उधर भी आएगा वन अपॉन वन माइनस एक्स। समझ में आया हिसाब? ऊपर भी देख लो आप, ये लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करो, वन माइनस, है ना, वन इंटू वन माइनस एक्स अपॉन वन माइनस एक्स होल अपॉन वन माइनस एक्स, वन माइनस एक्स कैंसल, क्या बचेगा? वन माइनस वन प्लस एक्स, अपॉन में तो कुछ नहीं बचा, वन है, ये वन वन कैंसल है, खाली एक्स बच गया। यहाँ पे भी सेम आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बराबर। सब्स्टिट्यूट किसको किसमें करने का है ना, वो इम्पोर्टेंट है। ये मेन ध्यान रखना, सॉल्व करना तो बाद में का हो तो ठीक है वो। चलिए, बाकी लिख लो फटाफट। भाई साहब क्वेश्चन नंबर 14 क्या हो गया आगे? द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए टू रेस टू एक्स, एक्सपोनेंशियल है। और अभी इज करके नीचे आप तक को पूछते हैं वन वन है, वन मैनी वन है, क्या है? ओके, तो यहाँ एक्स के जगह पे क्या रखते जाऊं मैं? तो कि कुछ बोला नहीं है एक्स बिलोंग्स टू व्हाट, तो नॉर्मली हम फिर उसका रियल नंबर के हिसाब से सब वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो इफ आई टेक टू रेस टू जीरो, पहला एक्स का वैल्यू मैं जीरो लेता हूँ, हाँ, एक्स बिलोंग्स टू आर करके मैं कंसीडर करूंगा, क्योंकि इधर उन्होंने स्पेसिफाई किया नहीं है व्हाट इज एक्स एज अ
आपका डोमेन आपको क्या लेने का है वो आपका स्पेसिफिकली दिखा नहीं है, तो हम आर रियल नंबर है तो 0 से स्टार्ट करते हैं। तो कुछ भी फिर मैं रैंडमली रियल नंबर लूंगा, मेरे पास सब लेने के लिए है, लेकिन मैं खाली रिलेशन चेक करने के लिए कि नीचे के हिसाब से वन वन है, क्या है, कौन सा है, मैनी वन है, व्हाट इज द पैटर्न। तो टू रेस टू एनीथिंग रेस टू जीरो, फिर टू रेस टू वन, टू, टू रेस टू थ्री, टू रेस टू थ्री, मैं रैंडमली कुछ भी ले रहा हूँ, एट। अब मेरे को ये बताओ, जीरो डालने पे वन मिला, वन डालने पे टू मिला, है ना। सपोज का माइनस वाली भी ले लेते हैं ना, टू रेस टू माइनस वन, मतलब ये कुछ होएगा नहीं, वन अपॉन टू हो जाएगा। तो माइनस वन डालने पे वन अपॉन टू मिलता है, फिर टू रेस टू माइनस टू, तो वन अपॉन टू रेस टू टू, मतलब वन अपॉन फोर मिलता है ना। तो मतलब आप देख लो, कोई भी वैल्यू डालने पे मेरे को यूनिक नया वैल्यू ही मिल रहा है, माइनस टू डालने पे वन अपॉन फोर मिला। समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये वन वन रिलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कोई भी दूसरा कोई भी हमको सेम वैल्यू से दूसरा वैल्यू मिलता है, ऐसा कुछ है क्या। नहीं। तो ए वन डालने पे वापस वन मिलता है, ऐसा है क्या। नहीं ना। तो मैनी वन वाला भी सिचुएशन नहीं है, तो एक वैल्यू डालने पे एक अलग ही आंसर जनरेट हो रहे हैं। तो दिस इज अंडरस्टूड दैट इट इज वन वन करस्पॉन्डेंस या वन वन मैपिंग, ऑप्शन ए। थोड़ा आइडिया लेने पड़ता है वैल्यू डाल के चेक करने के लिए। समझ में आया। तो दिस इज वन वन रिलेशन। नेक्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। चलिए क्या दिया है, द रेंज ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स करके लॉगरिथमिक फंक्शन दिया है, log वन प्लस एक्स, इट इज टू द बेस 10, ठीक है, फॉर द डोमेन ऑफ रियल नंबर्स, real values for numbers of x when x lies between and including 0 to 9। ओके, ऐसा है। बराबर है। अभी इसमें वैल्यू डालते जाओ ना, 0 से लेकर 9 तक का, समझे। अच्छा, और एक बात ध्यान रखो, जो भी तुम्हारे पास लॉगरिथम लॉग टेबल अवेलेबल रहता है उसमें बेस 10 का हिसाब से अवेलेबल होता है। एक जो बोला ना नेचुरल लॉगरिथम, कॉमन लॉगरिथम, ऐसा।
एक बेस ई होता है, एक बेस 10 होता है। तो आगे अपन ने उसका हिसाब भी देखा है लॉगरिदमिक फंक्शन के लिए। अच्छा, अभी इसमें पहले मैं एफ ऑफ स्टार्टिंग कहाँ से करना है, जीरो से, जीरो डालता हूँ मैं। तो लॉग जीरो, 1 + 0 तो 1। लॉग 1 क्या होता है, स्टैंडर्ड वैल्यू। लॉग 1 क्या होता है, बताओ। 0। हाँ, करेक्ट, करेक्ट है। तो इसका स्टार्टिंग हमको मिलता है 0। उसके बाद अब लॉग में अभी ये अपना फंक्शन वैल्यू सेकंड नंबर का 1 डालेंगे। लॉग ये हो जाएगा 1 + 1 2 ⁵ 0। अभी इसका वैल्यू तो तुमको टेबल में से ढूंढना पड़ेगा। एक्चुअली मैं बोलूँ तो टेबल में से जो भी वैल्यू मिलेगा, लेट इट बी। फिर एफ ऑफ 2 ढूंढेंगे तो हो जाएगा log 3 ⁵ 10। इसका भी वैल्यू कुछ ना कुछ तो रहेगा। अरे ऐसे करते 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 तुम लास्ट में पहुंचेगा FF9। समझे, मैं बीच के की वैल्यू छोड़ रहा हूँ, तो उसे उसका वैल्यू टेबल में से ढूंढना पड़ेगा। बट आई वांटेड टू डायरेक्टली फाइंड लास्ट वैल्यू 9 का। तो इट विल बी 1 + 9 दैट इज 10 log 10⁻10। और log 10⁻10 क्या होता है, 1। करेक्ट। तो अल्टीमेटली इसका ये समझ में आता है, मतलब कि एफ ऑफ 0 का जो आंसर आया और एफ ऑफ लास्ट का 9 का आंसर जो आया, उसी के बीच में बाकी के सबकी वैल्यू रहेंगे, जो भी रहेंगे। वो कोई अपने को मालूम नहीं, स्टैंडर्ड नहीं है वो ना, इसलिए तो टेबल में से ढूंढना पड़ेगा। और ना ही हमने वो ढूंढने की कोई जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हमको पूछा है कि हमें उसका रेंज ढूंढना है। तो लिखा है ना, द रेंज ऑफ द फंक्शन। तो रेंज बना क्या, क्योंकि रेंज ऑफ द फंक्शन 0 से लेके 10। अब जरा तुम्हारा 12th तक थोड़ा कंसेप्ट इसमें काम में आएगा। क्या मैं ये ब्रैकेट करूं या ये ब्रैकेट करूं, समझ में आया? ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल याद आया? तो इसके अंदर 0 और 10 इंक्लूड नहीं होते हैं, 0 और 10 के बीच वाले सब इंक्लूड होते हैं। मगर ये ब्रैकेट जो आपने किया है उसमें 0 भी इंक्लूड है, 10 भी इंक्लूसिव है, समझा है? और वो होना ही चाहिए। तो इट शुड बी अंडर दिस ब्रैकेट। इसीलिए ऑप्शन आप देखो उसमें आपको, अच्छा जरा ऑप्शन में मेरे जूनियर बुक में ए ऑप्शन और सी ऑप्शन सेम दिया है। अब आपकी जरा मेरे को ऑप्शन पढ़ा तो नया में, नया नया बुक में तुम्हारे मॉड्यूल में ऑप्शन पढ़ो तो नया। हाँ सेम है, सेम दिया है वो तो करेक्शन किया नहीं है। पीछे आंसर में ए बोला है सी बोला है, देख लो उसके सबसे टिक कर डालो और क्या। क्या दिया है, ए या सी, ये दिया है हमको, तो ठीक है ऑप्शन है। मगर ये पॉइंट समझ में आया तुम लोग, ये इन लोग एक्चुअली क्या, वो सी ऑप्शन ऐसा हो सकता था, 3 0 10 ऐसा। तो मम्मी प्रिंटिंग मिस्टेक लग रही है, सेम तो हो नहीं सकता ऑप्शन। ठीक है, उनका ऑप्शन अपने हिसाब से उन्होंने दिया, अपना अंडरस्टैंडिंग क्लियर है। तो ये हो गया बराबर। ऐसे लॉग के लिए उन लोग वैल्यू दे सकते हैं। और ये ढूंढने के लिए तुम्हारे को टेक्निक मालूम हो, खाली होने के लिए है, बाकी कोई जरूरत पड़ने वाली नहीं। मालूम होगा भी तो कोई फर्क पड़ जाता नहीं, इसमें कोई अपने को वैल्यू चाहिए नहीं ढूंढ के, टेबल वैल्यू। चलिए, समझ में आया सबको? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 16।
इनवर्स फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स, फंक्शन दिया है 2x। भाई साहब एक फंक्शन दिया है 2x, उसका इनवर्स फंक्शन निकालने के लिए बोलते हैं, समझता है? और इनवर्स फंक्शन निकालो तो हमने आगे थियोरी में किया है, उसके बाद में एग्जाम्पल भी किए हैं। जरा स्टाइल क्या है देखना पड़ता है ना, बाकी आपको मालूम है तो अपन आगे बढ़ते हैं। जैसे देखो अपने को ऐसा एफ इनवर्स एक्स ये ढूंढने के लिए बोलते हैं, ठीक है? तो हम क्या करते हैं, फंक्शन एफ ऑफ एक्स टू एक्स में वाई इज इक्वल टू लेते हैं, एफ ऑफ एक्स की जगह भी क्या लेते हैं, वाई, चलेगा ना? और इसके हम वाई का एक्स का वैल्यू निकाल लेते हैं वाई अपॉन टू, वाई अपॉन टू। फिर क्या था, याद करेंगे? फिर याद करेंगे। अब हम एफ इनवर्स एक्स पे जाएंगे तो दैट इज गोइंग टू बिकम, अभी इधर एक स्टेप लिखने तो लिखो, आपको मालूम है तो, इधर बांधा नहीं डायरेक्ट करने के लिए। तो x इज इक्वल टू क्या होता है, एफ इनवर्स वाई, x इज इक्वल टू एफ इनवर्स वाई। तो एफ इनवर्स x क्या हो जाएगा, क्योंकि इस y में जगह पे x डाला ना, तो ये जो है पूरा y के जगह पे x डाल देने का, दैट इज गोइंग टू बी x अपॉन टू, y के जगह पे x डाल देने का। समझ में आया? x इज इक्वल टू एफ इनवर्स वाई है, x इज इक्वल टू एफ इनवर्स वाई है, क्योंकि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है, ये रिलेशन है। समझ में आया? बिकॉज सिंस y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, x becomes y inverse f inverse y, and so as this y के जगह पे इधर अभी f इनवर्स x चाहिए ना हमको, f इनवर्स y नहीं चाहिए, f इनवर्स x चाहिए, तो x आ गया ना, y के जगह पे क्या आ गया, x। तो इधर भी राइट हैंड साइड में y के जगह पे x डालने का, तो x upon 2, and this is in option, which option, it is x upon 2, option number B। चलिए नेक्स्ट 17 तुम लोग करो, तो 17 वो है फॉर्म, करो चालू।
चलिए, आया आंसर सबका? आगे बढ़ूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वो भी आप फाइंड कर सकते हैं। देखो भाई, इजी ही है। एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स पूछा है ना? दोनों फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन। एफ ऑफ एक्स दिएला है एक्स प्लस 3, जी ऑफ एक्स दिएला है एक्स स्क्वायर। ए भाई तुम ही करो भाई, इसको तो मुझे नहीं करने है। डू इट। और फिर 19th भी ट्राई करेंगे। इनवर्स वाला है जो के अपन करेंगे जरूरी। आप लोग खुद से एक बार प्रयत्न करें। भाई 19 पे जाऊं, 18 हो गया। चलो 19 क्या होता है? द इनवर्स एच इनवर्स, ऐसा बोलते हैं एच इनवर्स व्हेन एच ऑफ एक्स, है ना? अलग अलग लोग नोटेशन यूज कर सकते हैं। एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, एच ऑफ एक्स, लॉग एक्स टू द बेस 10। इसका इनवर्स फंक्शन निकाल के बताओ। अभी यहाँ पे वापस से हम वही करेंगे। एच ऑफ एक्स की जगह पे हम वाई अज्यूम करते हैं। वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स टू द बेस 10, है ना? ये गिवन है इसके आधार पे। अब मेरे को बताओ, आपको इसका हिसाब इन्वर्स करने के लिए कैसे करना चाहिए, क्योंकि लॉगरिथमिक फंक्शन है। ध्यान रखना, पहली बार ऐसा आप
देख रहे हो लॉगरिथम फंक्शन का मुद्दा, इसमें इनवर्स ढूंढने का है। तो क्लियरली इसमें करने का क्या है, इसका कन्वर्जन कर लो एक्सपोनेंशियल में। और एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करेंगे मतलब क्या हो जाएगा, उसका लॉग हट जाएगा। तो x इधर से लॉग हट गया, खाली बचेगा क्या, x। और ये बेस का जो टेन है ना, वो बेस का टेन लेफ्ट हैंड साइड जाएगा और y को वो पावर में ले लेगा, 10⁻⁴। ये हो गया एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट। एंड दिस इज द एक्सपोनेंशियल, जिसके अंदर अब मुझे f इनवर्स x ढूंढने का है। तो खाली क्या करने का है, y के जगह पे x सब्स्टिट्यूट करना, तो 10⁻x, खत्म हो गई बात। कारण ये तो पहले से आपको मालूम ही है ना, ये देखो, सिंस f ऑफ y इज इक्वल्स टू f ऑफ x है, ऊपर लिखा भी था मैंने इनवर्स के टाइम, y इज इक्वल्स टू f ऑफ x है, ये देखो ये रहा। तो x इज इक्वल्स टू f इनवर्स y है। तो क्या करने का है, x के जगह पे, अब y के जगह पे x सब्स्टिट्यूट कर देने का है। इसमें x क्या है, 10⁻1, तो x के जगह पे 10⁻x आ गया। और y इनवर्स, f इनवर्स y, उसके जगह पे, y के जगह पे क्या जाएगा, 10⁻x। So this is their answer, 10⁻x. This is option B. ये इंपॉर्टेंट है, लॉगरिदमिक फंक्शन का बेसिस पे चला है ये इनवर्स का कैलकुलेशन। समझ में आया, ये इंपॉर्टेंट। चलिए, हुआ सबको बराबर से समझने को ये। चलो नेक्स्ट पेज पे जाऊंगा। फॉर द फंक्शन h of x is equals to 10⁻1 plus x and the domain of real values of x where a डोमेन दिया है, x का डोमेन वैल्यू बनता है x लाइक बिटवीन 0 to 1, अरे 0 to 9, बोथ इंक्लूसिव। द रेंज इज, द रेंज ढूंढने वाला क्वेश्चन आगे भी आया था। तो अभी क्या करने का है, वैसे ही एच ऑफ पहला 0 डाल के देखो क्या आता है, और लास्ट में मैं एच ऑफ 9 डाल के देखेगा, है ना। सब डाल के देखने की जरूरत नहीं है। तो 0 डालेगा तो क्या हो जाएगा, 10⁻1, दैट इज 10, और ये 10⁻9 डालेगा, और 9 1 + 9 10⁻10, क्या होता है। तो सीधा हिसाब है, इसमें से क्या पता चलता है, रेंज जो होएगा हमारा वो कैसे लिखा जाएगा, 10, 10⁻10। और जो ऐसा नहीं लिखा है उन्होंने, तो इसका दूसरा मतलब ये होता है कि जो हमारा h ऑफ x है वो लाई करेगा हमारे फंक्शन वैल्यू के बीच, बोथ इंक्लूसिव।
ये दोनों स्टाइल लिखने का हिसाब खाली दिखने में अलग है, मीनिंगफुली सेम है। इट इज इन ऑप्शन ए। इजी है, बहुत से क्वेश्चंस आप लोग को प्रॉब्लम नहीं आने वाले, लेकिन जो कुछ नया है इसमें वही ध्यान में बराबर से क्लियर करने का कुछ ऐसा पॉइंट है जो उसको अपने को प्रॉपरली प्रैक्टिस में वापस से भी लेने का। जैसे सब क्वेश्चन जैसे नॉर्मल आते हैं तो उसको टाइम पास में लेने का नहीं है, आप उसको इम्पोर्टेंट वगैरह मार्किंग करके रखेंगे। चलिए भाई, अब हमको नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर बढ़ना है। हियर इज एज सच आई हैव टोटली कंप्लीटेड। इसके लिए कुछ हमको अभी बाकी नहीं मैंने रखा है, पहले ही मैंने वो, क्योंकि सब कनेक्टिव कनेक्टिव कंसेप्ट थे तो लेते गया, ये किसी को मैंने अधूरा नहीं छोड़ना था। तो एक साथ आपको कंसेप्ट निकल जाए आपके लिए। ये क्वेश्चन अलग अलग एक्सरसाइज के मैंने चालू करने थे। चलिए अब हम एक्सरसाइज 7C पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इज स्मॉलर देन। मेरा सबका बराबर से ध्यान रहेगा ये क्वेश्चन के लिए खास करके। इज स्मॉलर देन, इसको इनटू इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है मैंने, मतलब इसका अपने को इम्पोर्टेंस है कुछ। ओवर द सेट ऑफ एग्स इन ए बॉक्स, over the set of eggs in a box। एक्चुअली समझने का है, एक कैसे समझने का, उसका भी नीचे देखो आंसर के हिसाब से अपने को पूछे कि ये रिलेशन जो है वो कौन सा होना है। ऑप्शन पे से समझता है ना सबको, ट्रांसिस्टिव है, सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है, इक्विवेलेंस है। अच्छा आपको सबको मालूम है पहला कौन सा हमने किया है, पहला कौन सा किया है अपन ने, थियरी निकालो। रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्सिव, भाई खुद का रिलेशन खुद से है, वैसी वाली बात। लाइन इज पैरेलल टू इट सेल्फ, वेयर आई बात एग्जांपल के साथ बताऊं। और दूसरा अपना था सिमेट्रिक, कि भाई ए का बी के साथ रिलेशन है तो बी का ए के साथ रिलेशन है, ठीक है ना। A line is perpendicular to another line, that then another line is also perpendicular to that original line, parallel perpendicular to each other। सब ले सकते हैं, एग्जांपल आपने देखा। फिर तीसरा रिलेशन ट्रांसिस्टिव, ठीक है ना। तो क्या भाई ट्रांसिस्टिव रिलेशन में क्या है कि भाई ए बी से रिलेट कर रहा है, बी सी से रिलेट कर रहा है, तो ए सी से रिलेट कर रहा है। एग्जांपल वो हमने दो तीन कुछ लिया था, भाई बहन भाई का भी लिया था, ब्रदर्स वाला रहेगा देखो, या पैरेलल लाइन का भी ले सकते हैं, ए इज पैरेलल टू बी, बी इज पैरेलल टू सी एंड ए इज पैरेलल टू सी। और चौथा था जो उसको हम बोले हैं इक्विवेलेंट। क्यों कि भाई उसमें जो ये तीनों तीन टाइप स्टार्टिंग के जो है तो चौथा बोले जाएगा इक्विवेलेंस। तीनों तीन स्टार्टिंग के दिखने चाहिए उसमें। अब जरा शांति से सोचने का, इसमें मेरे को टाइम ज्यादा लेना भी है और ये समझने पर मेरे को तुम्हारे को ये ध्यान में बैठना चाहिए स्टेटमेंट क्या बोलना चाहता है। इज स्मॉलर देन, अब हम किसके लिए बोलना चाहते हैं ये स्टेटमेंट इज स्मॉलर देन, क्योंकि हमारे सामने एक बॉक्स रखा है, वो बॉक्स में अंडे हैं, ठीक है, इमेज करिए खाली तो, और सब अंडे का एक हिसाब बैठा हुआ है इज स्मॉलर देन।
एक अंडा दूसरे से स्मॉलर है, मतलब सब स्मॉलर के रिलेशन से हमारे को दिए हुए सब अंडे। ऐसा नहीं है कि कोई भी दो अंडे सेम होंगे, क्योंकि स्टेटमेंट ही बोल रहा है इज स्मॉलर देन, मतलब इस तरह का हो सकता है अंडा, इसके कंपेरिजन में ये स्मॉलर है, इसके कंपेरिजन में ये स्मॉलर है, इसके कंपेरिजन में ये स्मॉलर है, मतलब जो है इसके कंपैरिजन में लास्ट वाला भी तो स्मॉलर है, इसके कंपैरिजन में सेकेंड लास्ट वाला भी तो स्मॉलर है। मतलब कुछ इस प्रकार से हमें अंडे दिए हैं बॉक्स में, ज्यादा डिफरेंस नहीं हो सकता है, मैंने बताया उस हिसाब से लिटिल बिट डिफरेंस में बी देयर, बट इट इज इन स्मॉलर देन रिलेशन। तो मुझे बताइए पहला जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है क्या वो एग्जिस्ट होता है क्या? शांति से समझना, इस रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होएगा, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? आपको जो रिलेशन का मेन मीनिंग नहीं पता है तो ये कंपेयर करने के लिए आप नहीं कर सकते थे। मीनिंग जो परफेक्ट है मालूम है तो ये एग्जांपल वगैरह जो भी उन्होंने दिया है उसको आप परफेक्टली इंटरप्रेट कर सकते हैं। इज स्मॉलर देन, तो सेकेंड रिलेशन के बारे में क्या बता रहे हैं हमको सिमेट्रिक के बारे में, क्योंकि जो ए स्मॉलर देन बी है, एल एच एल है, इसको ए बी सी डी दे दिया, ए स्मॉलर देन बी है तो बी स्मॉलर देन ए है तो ए स्मॉलर देन बी होना चाहिए, ऐसा बोलना आपका मतलब होता है क्या? वैसा है क्या? नहीं, ए स्मॉलर देन बी नहीं है, बी स्मॉलर देन ए है, तो उसका मतलब उल्टा ऐसा ए स्मॉलर देन बी नहीं ले पाएंगे, और वो नहीं ले पाएंगे मतलब सिमेट्रिक भी नहीं हो सकता। तो पहला कौन सा नहीं हुआ? रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव भी नहीं हुआ, सिमेट्रिक भी नहीं हुआ। अब हम ट्रांसिटिव देखेंगे। अब देखो ए स्मॉलर बी स्मॉलर देन ए है, सी स्मॉलर देन बी है, तो सी स्मॉलर देन ए हुआ कि नहीं हुआ? यस और नो? बी इज स्मॉलर देन ए, सी इज स्मॉलर देन बी, देन सी इज स्मॉलर देन ए, हुआ नहीं हुआ? therefore ट्रांसिटिव सेटिस्फाई। अब देखो तीसरा चौथा ऑप्शन इक्विवेलेंस वाला भी मैं बता देता हूँ, तीनों तीन होएगा तो इक्विवेलेंस होएगा ना भाई, तो इक्विवेलेंस का चांस नहीं है क्योंकि खाली ट्रांसिटिव का रिलेशन सेटिस्फाई हो, ये दो तो हुए नहीं ना, इक्विवेलेंस भी नहीं आ सकता। जरा बराबर से लिखो हाँ, और इसके अंदर अंडरस्टैंडिंग ज्यादा है, और खास करके चारों चार रिलेशन का जो टाइप का बात है उस पर ही पूरा डिपेंड करेगा। ये सब क्वेश्चन पूछे ऐसे हैं जो इस एंगल से सोचने का है। चलिए आगे बढ़ू मैं।
क्लियर है ये? क्वेश्चन नंबर 2. नेक्स्ट इज वापस ऐसा स्टेटमेंट है इज इक्वल टू, इसके लिए लागू करने के लिए बोलते हैं ओवर द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर. ओवर द सेट ऑफ रैशनल नंबर. तो रैशनल नंबर के लिए बात करना है. तो रैशनल नंबर अपन ने वहां डिस्कस किया था नंबर सिस्टम में एक आध दो लेक्चर में पहले. तो कि जो भी ए अपॉन बी के फॉर्मेट में उसको रैशनल नंबर बोलते हैं और ए और बी दोनों इंटीजर है. तो मैंने तो इज इक्वल टू, तो इसको ट्रीट करो आप कि तीनों जो रिलेशन है उसको बारी बारी से चेक करो कि वो 3 है तो फिर चौथा भी है, या उस हिसाब से अपन आगे बढ़ते हैं फिर चौथे के लिए. तो पहला जो है वो रिफ्लेक्स अपना है रिफ्लेक्सिव. थिंक अबाउट रिफ्लेक्सिव रिलेशन वेदर इट इज एप्लीकेबल और नॉट. लागू होगा नहीं होगा चेक करो. इज इक्वल टू, तो के रैशनल नंबर्स जो मेरे पास है 1/2 और है 4/8, ठीक है, या 16/32, whatever like that. If you take rational numbers set of, तो ये रिड्यूस होके सर 1/2 होते हैं. ठीक है, तो पहला अपन रिफ्लेक्सिव रिलेशन देखते हैं क्योंकि अपन को इक्वल टू बोला है. इज इक्वल टू, बराबर है. तो जो हर एक रैशनल नंबर खुद से तो इक्वल है. हर एक रैशनल नंबर 1/2 itself it is equal to itself. 4/8, ये तो एक लाइन में मैंने एग्जांपल लिए, वैसे कुछ दूसरा भी रैशनल नंबर 2/5 ले लो, whatever, it itself is equal to, खुद से तो इक्वल है ना. तो रिफ्लेक्सिव रिलेशनशिप उसमें एग्जिस्ट होता है. देन सिमेट्रिक की बात करते हैं. सिमेट्रिक की बात करते हैं. तो सिमेट्रिक के केस में क्या डेफिनेशन ए, अभी अपने अपने को स्टेटमेंट के हिसाब से डेफिनेशन बनाने का. इफ ए इज इक्वल्स टू बी देन बी इज इक्वल्स टू ए, इक्वल्स टू, इज इक्वल्स टू. तो ये एक रैशनल नंबर है ए और ये है बी, तो ए और बी सेम है, तो बी और ए भी सेम है, इक्वल टू, तो सिमेट्रिक इज आल्सो possible. Then coming to the transitive relation, then
रिलेटेड टू ट्रांसिस्टिव रिलेशन। ट्रांसिस्टिव में वही हो गया, मैंने इसको सी लेना है, तो ए बी बी सी ऐसा सेम है, तो ए और सी भी सेम है। ट्रांसिस्टिव इज ऑल्सो पॉसिबल, और देयरफॉर इक्विवेलेंस जो है वो तीनों होने के कारण वो नहीं है। मतलब चारों चार ऑप्शन इसमें आएगा, चारों चार रिलेशन इसमें आएगा। इसके कॉन्टेक्स्ट में बात करने पे चारों चार आ रहा है इज इक्वल टू के स्टेटमेंट के बारे में, किसी और के बारे में नहीं। इज इक्वल टू ऑप्शन नंबर ए बी सी डी ऐसा सब लिखना पड़ेगा। थर्ड, अगेन वो स्टेटमेंट इज गिवन, उस पर कॉन्सेंट्रेट करने का। हैज द सेम फादर एज, और फॉर ओवर द सेट ऑफ ऑल चिल्ड्रन, ओवर द सेट ऑफ चिल्ड्रन। तो भाई सभी बच्चे हैं जो उनके सेम पिताजी है, तो अपन उनके पॉइंट ऑफ व्यू क्या बात कर सकते हैं कि रिलेशन क्या बैठना चाहिए। मतलब हैज द सेम फादर एज, ये स्टेटमेंट को लागू करने का, अपना दिमाग दूसरे जगह पे नहीं दौड़ाने का है, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा होता है कंफ्यूजन, क्योंकि हमारा सोचने के अपन दूसरा तीसरा भी थिंकिंग लाते हैं। इस स्टेटमेंट पे को पकड़ के रखना है बस। तो ये चिल्ड्रन के सेट में सब चिल्ड्रन है ये इसमें सेट के अंदर, वैसा बस समझ लो, सबका फादर एक है, तो ये चिल्ड्रन है, बी चिल्ड्रन है, सी है, डी है, सबके लिए फादर एक ही है। तो ए का, बी का और सी के लिए, सबके लिए रिलेशन में फादर है एक ही है, और देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव, दैट इज देन अगेन सिमेट्रिक के लिए सोचो। सिमेट्रिक ए के लिए सेम फादर है, तो बी के लिए भी सेम फादर है। कोई दो का आप सोचते हैं तो वो सिमेट्रिक रिलेशन में भी आएगा एज द सेम फादर। ट्रांसिस्टिव सोचिए, ट्रांसिस्टिव के लिए सोचिए, ए के लिए जो फादर है, बी के लिए जो फादर है, तो सी के लिए भी वही है, तो मतलब ट्रांसिस्टिव रिलेशन भी हुआ कि नहीं। और इक्विवेलेंस भी हो जाएगा। लेकिन अपने को ऑप्शन में नन ऑफ दिस करके ऐसा डी ऑप्शन दिया है, बाकी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसिस्टिव, तीसरे में तीन ही ऑप्शन अपना सेटिस्फाई होगा, तीन ही ऑप्शन सेटिस्फाई होगा। समझ में आया? हैज द सेम फादर।
चलिए, is perpendicular to over the set of straight lines in a given plane is। तो स्टेटमेंट क्या है, उस पर कॉन्सेंट्रेट करो। इज परपेंडिकुलर टू, सभी स्ट्रेट लाइन है, सभी स्ट्रेट लाइन है उसके अंदर कौन सा स्टेटमेंट लिखने का है, इज परपेंडिकुलर टू। तो स्ट्रेट लाइन तो कैसे भी होगी, एक दूसरे से परपेंडिकुलर भी हो सकती है, पैरेलल भी हो सकती है, इंटरसेक्टिंग भी हो सकती है। कोई परपेंडिकुलर है, कोई इस तरह से पैरेलल भी है। ये सभी है सेट ऑफ लाइन, स्ट्रेट लाइन। तो भाई साहब, ए बी को परपेंडिकुलर है भी, तो अपन ऐसा बोल सकते क्या, वो ए लाइन, समझो ये ए लाइन है, या खुद से खुद को परपेंडिकुलर होता है क्या? नहीं, परपेंडिकुलर होने के लिए दो लाइन चाहिए ही, दूसरा लाइन चाहिए ही। समझते हैं ना रिलेशन, आपको परपेंडिकुलर तो मालूम होगा, दूसरा लाइन चाहिए ही परपेंडिकुलर होने के लिए। तो वन पर्टिकुलर लाइन cannot be perpendicular to itself, so reflexive relation does not exist। खुद से परपेंडिकुलर है ऐसा हम बोलेंगे क्या? नहीं। दूसरा, सिमेट्रिक के बारे में सोचो। सपोज मैं कोई दो ऐसा लाइन लेता हूं पूरे सेट में से, तो एक दूसरे से परपेंडिकुलर रिलेशन, तो ए इज परपेंडिकुलर टू बी, तो बी इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू ए। वही मुद्दा आ गया सिमेट्रिक का, ए रिलेट बी से हो रहा है तो बी रिलेट ए से भी हो रहा है ना परपेंडिकुलर के कॉन्टेक्स्ट में। सब्जेक्टिव, अरे सिमेट्रिक इज पॉसिबल। अगर ट्रांसिस्टिव के बारे में सोचते हैं हम, और उसमें इस तरह से है, ए बी को परपेंडिकुलर है, समझना बराबर, ए बी को परपेंडिकुलर है, बी ये सी को परपेंडिकुलर है ना, बी सी को परपेंडिकुलर। तो क्या ए सी को परपेंडिकुलर हुआ क्या? वो तो पैरेलल होंगे, मतलब ए सी से परपेंडिकुलर नहीं होगा, तो ट्रांसिस्टिव रिलेशन डज नॉट सेटिस्फाई हियर, और देयरफॉर इक्विवेलेंस का बात ही नहीं आएगा। ओनली सिमेट्रिक, ओनली सिमेट्रिक इन द केस ऑफ दिस इज परपेंडिकुलर टू, इस स्टेटमेंट के आधार पे। हाँ देखो, जो स्टेटमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, उसको ही बेस बना के सब हमको सोचना है क्या रिलेशन के ऊपर कंक्लूड करना है। नाउ फिफ्थ वन, तो ये मैं आप जो करते जाना, लिखने जाना जो भी जरूरी लगता है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत जनरल वे से अपने को सोचना है, इसमें कोई नियम रूल नहीं है, अंडरस्टैंडिंग है, ध्यान में लेके कंक्लूड करना है। और इसमें सोचने बहुत आगे पीछे का बात बहुत दिमाग में चलते रहता है, इसलिए बहुत स्पेसिफिक होके सोचना पड़ता है एकदम ही। तो दुनिया भर का सब दिमाग में आते रहता है। चलो फिफ्थ, is the reciprocal of
over the set of non-zero real numbers, over the set of non-zero real numbers, ठीक है। तो खाली नॉन जीरो रियल नंबर, माइनस चलेगा प्लस वाला वैल्यू चलेगा, नॉन जीरो खाली जीरो को छोड़ के। कारण क्या है ना, रेसिप्रोकल में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का हिसाब आता है ना, तो डिनोमिनेटर कैन नॉट बी जीरो, ये प्रकार से अपन को इन जीरो नो एक्सक्लूड करने को बोला है, इसलिए जीरो का बात में करना, बीच में मत लाना एक बात। उसके अलावा जो भी है उसके हिसाब से सोचने का। अब सोच लो इसको हिसाब से कोई भी रेसिप्रोकल आप कर रहे हैं, तो 1/2 लिखा है, तो जब हम 2 लिखेंगे तो 2/1 भी हो जाता है ना, रेसिप्रोकल एक दूसरे का हुआ कि नहीं हुआ। वी आर राइटिंग ऑल रियल नंबर्स, देखो हाँ प्लेस सेट कौन सा है हमारा, ओवर द सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो 1/2 एक रियल नंबर है कि नहीं, 2 भी रियल नंबर है कि नहीं, तो 2/1 हुआ, जो 1/2 के हिसाब से रेसिप्रोकल हुआ कि नहीं एक दूसरे का। तो अब मुझे बताओ, खुद नंबर हाफ खुद का रेसिप्रोकल हुआ क्या, नहीं ना, वो तो इंडिविजुअल नंबर है, रियल नंबर हुआ हाफ, खुद खुद का रेसिप्रोकल नहीं है। हम अगर हाफ रेसिप्रोकल किसका है, तो 2 का, 2 किसका रेसिप्रोकल है, हाफ का, एक दूसरे का रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, है ना, हुआ कि नहीं। ऐसे कितने बहुत सारे नंबर हो सकते हैं ना रियल नंबर के अंदर, जो एक दूसरे के रेसिप्रोकल बन सकते हैं। तो ए, ये नंबर है समझ लो ए, ये नंबर है समझ लो बी, ए इज रेसिप्रोकल ऑफ बी, तो बी भी बनेगा रेसिप्रोकल ऑफ ए। तो कौन सा रिलेशन बेटा इसमें, अच्छा पहला तो रिलेशन हमारा हमने कैंसिल कर डाला, कौन सा वाला, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव ना आवे, सिमेट्रिक आवे, अभी निकाला ना, ए इज रेसिप्रोकल टू बी, तो बी इज रेसिप्रोकल टू ए, सिमेट्रिक। अब देखो ट्रांसिस्टिव के बारे में सोचो, मालूम पड़ता है ये तो होना ही नहीं रहेगा कि भाई ए रेसिप्रोकल बी है, बी रेसिप्रोकल सी है, मगर पॉसिबल होता है क्या बी रेसिप्रोकल सी होगा ऐसा, ए का रेसिप्रोकल बी है तो बी का रेसिप्रोकल ए ही होना है, बी का रेसिप्रोकल सी बनने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। आर यू गेटिंग, कॉन्टेक्स्ट सोचो हाँ प्लीज। वो फिर ऐसा नहीं बोलने का है कि सर वो हमने एग्जांपल देखा था, ए लाइन इज पैरेलल टू बी, बी इज पैरेलल टू सी, तो ए भी तो सी से पैरेलल हो जाएगा। हाँ वो बात सही थी, और वो उसका एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू सही थी दोस्त। तुम लोग कोई किसी भी एग्जाम्पल के आधार का वो कंपेयर करके वो सेम करने का प्रयत्न नहीं कर सकते, उस एग्जाम्पल का मीनिंग और इस एग्जाम्पल के लिए रेसिप्रोकल वाला हिसाब का मीनिंग दोनों अलग है। समझ में आ रहा है। भाई जी तो खत्म हो गई बात, फिर वो चौथा तो देखने की जरूरत ही नहीं ना, इक्विवेलेंट सबसे सिमेट्रिक वाला ऑप्शन। ये मैं आपको इंसिस्ट करूंगा घर पे जरा इसको वापस से तुम लोग ध्यान से सोचते हुए वापस एक बार रिपीट करने का कोशिश करना। समझ में आ रहा है। ये 4-5 क्वेश्चन जो है ना, वो बस ये 5 क्वेश्चन वो ऐसे पैटर्न में है जो अपने को
इंपॉर्टेंट है। हाँ, और एक तुमको बुक में भी 7.15 में एक और चीज दी है, एक समरी टाइप जैसा थियरी ही है वो जो मैं अपन लिखे हैं, और इलास्ट्रेशन भी दिया है उसके नीचे। जरा निकालो तो बुक है तो अच्छी बात है, अपन देख भी लेंगे। पहला लिखा है, देखो, लेट एस ए बी सी ऐसा करके सेट दिया है, मिला डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशन, पेज नंबर 7.15। तो फर्स्ट लिखा है, इफ आर कंटेन्स ऑल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ द, आर मतलब रिलेशन, ए टू ए कॉमा ए, देन इन एस बाय एस बाय एस मतलब वो हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखे थे ना, याद आ रहा है? देन रिफ्लेक्सिव होता है, इन ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, underline main, a is related to itself. For example, is equal to is a reflexive relation for a is equal to a is true. यहाँ भी देखो हिंट दिया है, is equal to, is equal to, ये इसका की पॉइंट है। सेकंड, if a comma b belongs to the relation where b comma a is also part of relation, for every a comma b belongs to s, एस मतलब उन्होंने वो यूनिवर्सल सेट जैसा दिया हुआ है, देन रिलेशन इज कॉल्ड सिमेट्रिक, क्योंकि ए बी का साथ रिलेशन में है तो बी ए का साथ रिलेशन में ऐसा हुआ है तो ये हो गया सिमेट्रिक, बराबर। एग्जांपल, a is equals to b, that implies that b is also equals to a, hence the relation is equal to is a symmetric relation। देखो, is equal to ऊपर भी आया, खुद का रिलेशन खुद से होने का है, और is equal to सिमेट्रिक में भी आया, ए दूसरे के साथ रिलेशन में, दूसरा पहले के साथ वही इज इक्वल टू के रिलेशन में है। नेक्स्ट, थर्ड, a comma b belongs to r and b comma c relates to r, belongs to r, then a c is also belongs to r। वो इंप्लाइड का साइन आ गया, बिलोंग्स टू आएगा थर्ड में, a comma b belongs to r and b comma c belongs to r, it implies a comma c belongs to r for every a b c which belongs to s, then r is called transitive। एग्जाम्पल, a is equals to b, b is equals to c, तो a is equals to c। ठीक है, सिंपल सा एग्जाम्पल है, और अपन ने जो थियरी में लिखा है उसमें कुछ रियल एग्जाम्पल भी लिखा है, जो hence the relation is equal to transitive। then last में लिखा है, relation which is reflective, symmetric and transitive is called equivalence or simply equivalence। is equal to is equivalence relation। अगर is equal to अपन ने अभी देखा ना एग्जांपल में, सॉल्व क्वेश्चन में, उसमें अपन ने सब क्वेश्चन सब ऑप्शन टिक किया था दैट वे। अच्छा, नीचे इलस्ट्रेशन दिया, देखो, द रिलेशन इज पैरेलल टू, ये एक नया आपको एक्स्ट्रा समझने के लिए का दो एग्जांपल है, एक ही, हाँ, एक ही ऐसा एग्जांपल दिया इन्होंने, इज पैरेलल टू ऑन द सेट एस इज, तो रिफ्लेक्सिव सिंस ए इज पैरेलल टू ए, खुद से तो पैरेलल होता ही है। सेकंड, सिमेट्रिक, नेक्स्ट पेज पे सिमेट्रिक है क्योंकि ए इज पैरेलल टू बी है तो बी इज पैरेलल टू ए हुआ, और थर्ड ट्रांसिस्टिव भी है, ए पैरेलल टू बी, बी पैरेलल टू सी, तो ए पैरेलल टू सी। बहुत इजी दिया है इन लोगों ने, अपन उसी वेब प्लेटफॉर्म पे ये सब सोचा है अपन ने, जो एग्जांपल दिया है उन्होंने। हाँ, इसलिए इस पे ज्यादा मैं ये कर रहा हूँ फोकस, और उसके बाद वाले क्वेश्चन को अपन आगे बढ़ाते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन, आ जाओ वापस एक्सरसाइज में।
क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है, x कॉमा वाई सच दैट x बिलोंग्स टू x, y belongs to y, where y is equals to x is. बोलो, ये भी इस पे ही है, ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो आर एस पी मतलब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांसिस्टिव क्या है। तो सीधी बात है, x बिलोंग्स टू x मतलब खुद से, तो खुद खुद वैल्यू अपना सेम है ना, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये इस तरह से बिलोंग्स टू का निशानी दिया है। दूसरा y इज इक्वल्स टू एक्स है, तो x इज इक्वल्स टू y होना है ना, तो ये दूसरा हो गया अपना, सिमेट्रिक भी हो गया। पहला रिफ्लेक्सिव हो गया, इसके कारण रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक भी हुआ, और ट्रांसिस्टिव के बारे में सोचिए, ट्रांसिस्टिव के बारे में सोचिए। क्योंकि एक्स और वाई के अलावा कोई तीसरा तो दिया नहीं है, एक्स और वाई के अलावा कोई तीसरा तो दिया नहीं है। समझे क्या? मेरा देखो तो तुम्हारे में क्या ऑप्शन दिए है नए बुक में, नकुल। तो मैं तो पुराना बुक लेके बैठा, पूरा में लेके बैठा है, तो मैं नयन देखो। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और नन ऑफ दीज। अच्छा, और क्वेश्चन भी यही दिया है, एक्स कॉमा वाई बिलोंग, हाँ, नो चेंज इन क्वेश्चन। उन्होंने ट्रांसिस्टिव दी, और आंसर देखो पीछे, ए बी सी तीनों। तीनों है ना। ठीक है, ट्रांसिस्टिव के लिए तीसरा भी होना चाहिए ना, यहाँ पे एक्स और वाई का ही यहाँ उन्होंने कनेक्टिविटी किया है। ठीक है, अपन ए और बी करो, ट्रांसिस्टिव का इधर मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है, तीसरा ट्रांसिस्टिव दिया किस आधार पे, या तो प्रिंटिंग मिस्टेक है। 7 एक्स वाई such that x plus y is equals to 2x, where x and y are positive integers. तो x
प्लस वाई इक्वल टू एक्स का ये वैल्यू है, और अपने को नीचे वही ऑप्शंस दिए हुए हैं एक्स और वाई, ये जो रिलेशन है कौन सा होगा। तो एक्स समझ लो 1 है, तो वाई क्या हो जाएगा? टू लिया है, 2 प्लस 2 इंटू 2, वाई इज इक्वल टू 4 माइनस 2 2। आप देखोगे, एक आध और लेते हैं, लास्ट लेते हैं, देखता हूँ। 3 प्लस वाई is equals to, therefore it is 2 into 3, so y is equals to 6 minus 3। तो ये सेम ही आ रहा है, 1 लेगा तो भी आंसर फाइनल 1 आ रहा है, 2 लेगा तो भी y का आंसर सेम आ रहा है, x और y सेम ही आ रहा है ना। तो इसमें ये हम बोल सकते हैं कि पहला रिलेशन तो पक्का है, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक भी हो जाएगा, क्योंकि y का आंसर तुम 1 डालोगे तो भी x का 1 1 मिलेगा, उल्टा देखोगे तो ये रिफ्लेक्सिव भी है और सिमेट्रिक भी है। तीसरा कोई वैल्यू डालने पे कोई वैल्यू नहीं जनरेट होगा। ऐसा मतलब में 2 डालेगा तो 1 जनरेट नहीं होने वाला, या 3 जनरेट नहीं होने वाला, 2 डालेगा तो 2, ठीक है। तो ट्रांसिस्टिव का रिलेशन इधर पॉसिबल नहीं है। सो ऑप्शन रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, A and B। और एक लास्ट आज का देखते हैं, इज द स्क्वायर ऑफ, इज द स्क्वायर ऑफ ओवर n set of real numbers, over n set of real numbers, ठीक है। इज द स्क्वायर ऑफ, वापस वो स्टेटमेंट वाला आ गया, एक आध और भी दिया है इन्होंने, देखो आगे सोचने का है। द स्क्वायर ऑफ, तो के रियल नंबर है ना, समझो कोई भी एक रियल नंबर लेके लिखो 2 2, तो 2 का स्क्वायर करेगा 4 है, तो खुद का स्क्वायर खुद तो नहीं है, मतलब ये तो पक्का है रिफ्लेक्सिव नहीं होना है। खुद का स्क्वायर खुद नहीं है, सिवाय के 1 को बोलेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 है बोल सकते हैं, लेकिन दे हैव टू अप्लाई फॉर ऑल द रियल नंबर्स। देन सिमेट्रिक के बारे में सोचिए। सिमेट्रिक कि भाई 2 का स्क्वायर 4 है, तो क्या 4 का स्क्वायर 2 है ना, सिमेट्रिक भी नहीं है। और ट्रांसिस्टिव के बारे में सोचो,
2 का स्क्वायर 4 है, 4 का स्क्वायर 16 है, तो 16 का स्क्वायर 2 है क्या? ये भी तो नहीं है, तो भाई इक्विवेलेंस भी नहीं है, सीधी बात है। और एंड देयरफॉर ऑप्शन नन ऑफ दिस। तो मैं ये ऐसे ना कुछ क्वेश्चन यार स्टार्टिंग अभी हमने जो की है, ये पूरा इस 4 फंक्शन पे डिपेंड कर रहे हैं। सो हियर वी आर एंडिंग टुडेस सेशन, ठीक है, थैंक यू।